हैं रैली को यहाँ पर जय जगन्नाथ। ओडिशार मोर प्रिय भाई भावनी मानकु मोर नमस्कार। कटक शहर पवित्र माटी को मोर प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि आज एनडीए सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर इस विशेष आयोजन में मुझे उड़ीसा की इस महान धरती पर आने का अवसर मिला है। मैं उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि भगवान जगन्नाथ जी की धरती से, जो भगवान जगन्नाथ गरीबों का देवता है, उस भगवान जगन्नाथ जी की धरती से मेरे देश के 125 करोड़ नागरिकों को आज प्रणाम करने का अवसर मिला है। साथियों, इसी माटी के उत्कल गौरव मधुबाबू ने उत्कल ट्रेंडरी की शुरुआत की थी। कटक का तारकाशी उड़ीसा की सूक्ष्म कला का एक प्रतीक है। कटक शहर देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और महान व्यक्तियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। भारत के मुक्ति संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी इसी पवित्र धरती पर हुआ था। कर्मवीर गौरी शंकर राय, उत्कल मणि गोपबंधु दास, ये कैमरा वाले वहां से हटेगा तो लोग शांत रहेंगे भाई। भारत माता की, भारत माता की। उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब, बाग्मी विश्वनाथ कर, भक्त कवि मधुसूदन राव, उत्कल रत्न डॉक्टर राधानाथ रथ, मां रमा देवी जैसे महान व्यक्तियों, अनगिनत महान विभूतियां, आज जब मैं जगन्नाथ भगवान की धरती पर आया हूं, मैं सभी महापुरुषों को शीश झुका करके नमन करता हूं। यह धरती विशेष है। यहां का कण कण कुछ करने का हौसला देता है। यहां लिया हुआ संकल्प, शुरू किया हुआ अभियान कभी भी विफल नहीं जाता है। भाइयों और बहनों, आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद, आपकी आशाएं, आपकी आकांक्षाएं, यही मेरी ऊर्जा है, यही मुझे दौड़ने की ताकत देती है। ऐसी भयंकर गर्मी के बीच जब आपकी आंखों में मैं ये चमक देखता हूं, ये भरोसा देखता हूं, ये आत्मविश्वास देखता हूं, तो मेरा विश्वास भी और मजबूत हो जाता है। साथियों, इन 4 वर्षों ने देश के 125 करोड़ लोगों में ये भरोसा पैदा किया है कि हालात बदल सकते हैं,
स्थितियां बदल सकती है, हमारा हिंदुस्तान बदल सकता है। आज देश निराशा से आशा की ओर, ठहराव से निरंतरता की ओर, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर, कुशासन से सुशासन की ओर, काले धन से जन धन की ओर हमारा देश तेज गति से बढ़ रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा ये परिवर्तन ही न्यू इंडिया का आधार है। आज देश के लोगों को भरोसा है कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार कामाख्या, कन्याकुमारी, कश्मीर, कटक से लेकर बलिया, बीदर, बाड़मेर तक सबका साथ, सबका विकास इस मंत्र पर चलते हुए जन जन के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। ये वो एनडीए सरकार है जिसके लिए गरीबों का पसीना गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी महानदी के जल से जल की तरह हमारे लिए गरीब का पसीना भी पवित्र है। ये वो एनडीए सरकार है जिसमें बैठे लोग गरीबी जी करके आए हैं, गरीब का दुख सहते हुए आगे बढ़े हैं और इसलिए गरीब की चिंता, गरीब का कल्याण उनका सबसे बड़ा कमिटमेंट है, कर्तव्य है। ये वो एनडीए सरकार है जिसने देश में पहली बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान सेवक तीनों का ही बचपन एक एक पैसे की कीमत भली भांति समझते हुए बीता है। जिन्होंने बचपन से ईमानदारी से की गई कमाई का मतलब समझा है। भाई और बहनों, चांदी के चम्मच को और सोने चांदी की चम्मच की कहावत, अरे कहावत छोड़िए, हम लोगों ने तो बचपन ऐसे बिताया है जहां चम्मच तक नहीं देखा है। साथियों, इन सालों में एक के बाद एक देश के कई राज्यों के लोगों ने हमारे काम पर मोहर लगाई, जनादेश दिया है। जनता के इस आशीर्वाद से ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सही रास्ते पर है। हमने जनता का विश्वास और जनता का मत दोनों जीता है। बीते 4 वर्ष में 5 राज्यों में से बढ़ करके आज 20 राज्यों में हमारी सरकारें बनी है। आपके आशीर्वाद से बनी है, आपके विश्वास से बनी है। आज देश भर में बीजेपी के 1500 से अधिक चुने हुए विधायक हैं। यहां ओडिशा समेत देश के अनेक स्थानीय निकायों में हमारे हजारों जनप्रतिनिधि आज जन सेवा में जुटे हुए हैं। पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सही मायने में पंचायत से पार्लियामेंट तक की
एक विशाल पार्टी बन चुकी है। भाइयों और बहनों, हमें जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये केवल हमारे दल या किसी नेता की जीत नहीं है, बल्कि जनता की विकास और विश्वास की जीत है। ये उन माताओं का आशीर्वाद है जिनको उज्ज्वला योजना ने जुए की जिंदगी से मुक्ति दिलाई है। ये उन बेटियों की मुस्कान है जिनकी सुरक्षा और पढ़ाई को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम ने प्राथमिकता दी है। ये उन युवाओं का उत्साह है जिनके सपने मुद्रा योजना और स्किल इंडिया ने पूरे किए हैं। ये उन अन्नदाताओं किसानों का आशीर्वाद है जिनको फसल बीमा, सिंचाई और खेती में लागत से 1.5 गुना कीमत सुनिश्चित की गई है। भाइयों और बहनों, 4 वर्ष पूर्व भारत की जनता के इरादे तो पूरे विश्व में उसी समय गूंज उठे थे जब 3 दशक के बाद, 30 साल के बाद उसने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह के फैसले ले रही है, साफ नीयत के साथ सही विकास कर रही है, उसने दुनिया में देश की साख को और ऊंचा किया है। न हम कड़े फैसले लेने से डरते हैं और न ही हम बड़े फैसले लेने से चूकते हैं। भाइयों बहनों, जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तभी सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले लेने की ताकत रखते हैं। जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तभी 1 रैंक 1 पेंशन का दशकों पुराना वादा हम पूरा करने में समर्थ होते हैं। जब देश में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तभी दशकों से अटका हुआ बेनामी संपत्ति कानून लागू होता है। दुश्मन की संपत्ति जब्त करने वाला शत्रु संपत्ति कानून हम लागू करने में सफल होते हैं। जब नीतियों से जानबूझकर कंफ्यूजन नहीं फैलाया जाता, जब कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तब बैंकों से कर्ज लेकर न लौटाने वाली कंपनियों को भी अपनी तिजोरियां खोलनी पड़ती है और देश को उसका पाई पाई वापस देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब व्यवस्था में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है, तब जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल जेम जनधन आधार मोबाइल फोन की
त्रिविध शक्ति से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से ये रुपये भारत की जनता के बच जाते हैं। जब जनता के बीच कंफ्यूजन नहीं फैलाया जाता, जब कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तब का तब देश का राजकोषीय घाटा कम करने का प्रयास सफल होता है। भाइयों और बहनों, सत्ता के लिए देश को भ्रमित करने वाले, देश से झूठ बोलने वाले न काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और न ही देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का काम कर सकते हैं। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई का कमिटमेंट लेकर हमारी सरकार चल रही है, उसने किस तरह कट्टर दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया है, ये भी देश के 125 करोड़ लोग भली भांति समझते हैं। ये सारा खेल ये देश देखता है, जनता सब कुछ जानती है। पिछले 4 वर्षों में जांच एजेंसियों के द्वारा करीब 3,000 छापे मारे गए। सिर्फ इन छापों से करीब 53,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। एजेंसियों द्वारा किए गए 35,000 से ज्यादा सर्वे में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित आय का भी पता चला है। बेनामी संपत्ति कानून लागू होने के बाद इतने कम समय में 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। सरकार ने देश भर में 20 से अधिक ऐसी टीमें बनाई हैं जो सिर्फ बेनामी संपत्तियों को खंगालने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांच की वजह से आज, और मेरे देशवासियों, मैंने आपको वादा किया था, आज, वरना ये कल्पना थी अरे बड़ों को तो कुछ होता ही नहीं, छोटे लोग मरते हैं। भाइयों बहनों, आज इस देश में 4 पूर्व मुख्यमंत्री जेलों में है। काले धन के खिलाफ सख्त एसआईटी के गठन से लेकर सख्त कानून बनाने और जांच की वजह से जो हड़कंप मचा है, उससे बहुत लोगों को एक मंच पर लाकर के खड़ा कर दिया है। 5,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में जमानत पर चल रहे लोग हो या अलग अलग आरोपों और घोटालों में गिरे हुए लोग हो, ये सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं। ये देश को बचाने के लिए नहीं, ये खुद को बचाने के लिए, अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक होकर अस्थिरता पैदा करके उसका फायदा उठाने की फिराक में है। जनता सब कुछ जानती है, उनके इस खेल को भली भांति जानती है। भाइयों बहनों, 4 साल पहले देश के सामने जो सवाल थे, जिस तरह का माहौल था, उसे याद करना, बार बार याद करना आवश्यक है। ये याद रखना जरूरी है
कि जिस एक परिवार ने छोटी, उसने देश की कितनी परवाह की। ये याद रखना जरूरी है कि फैमिली फर्स्ट के आगे नतमस्तक कांग्रेस के 48 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे एक परिवार के लिए सत्ता के सिवाय कुछ नहीं, सत्ता ही सब कुछ रही है। कौन भूल सकता है लाखों करोड़ों के घोटालों की वो खबरें, देश विदेश में शर्मिंदगी की वजह बनने वाले वो भ्रष्टाचार के कारनामे। देश के विकास से ज्यादा अपनी और अपनी टोली के विकास के लिए किसी भी हद तक चले जाने की करतूतें, रिमोट कंट्रोल से संचालित एक प्रधानमंत्री और इन सबसे भी ज्यादा कैबिनेट और प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर किए जाने वाले फैसले, और वो भी मंत्रियों को ईमेल पर निर्देश दिए जाते थे। इन लोगों ने मिलकर देश की साख को कहां से कहां पहुंचा दी थी। देश के लोग ये कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या ऐसे भारत के लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी? सरदार पटेल ने देश का राजनीतिक एकीकरण क्या इसलिए किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अपने खून की एक एक बूंद देश पर समर्पित कर दी थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने क्या एक पिछड़े भारत के लिए, भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्थाओं वाले देश के लिए बलिदान दिया था? नहीं, हरगिज नहीं। अगर कांग्रेस और उसके परिवार ने ये समझा होता तो देश इस स्थिति में कभी नहीं पहुंचता जैसे 2014 से पहले था। गरीब को सिर्फ गरीबी हटाने के नारे दो, मध्यम वर्ग को सिर्फ टूटी फूटी सड़कें, खस्ता हाल स्कूल, अस्पताल, जर्जर यातायात व्यवस्था, यही फैमिली फर्स्ट पार्टी के राज की सच्चाई रही है। भाई और बहनों, बुनियादी जरूरत की जितनी भी चीजें थी, गरीब के काम आने वाली जितनी बातें थी, उसकी जिंदगी से जुड़ी थी, वो 70 साल में सिर्फ 50% के आंकड़े पर अटक कर रह गई थी। सारी सहूलियत कुछ राजनीतिक रसूख वालों को या बिचौलियों को ही मिलती थी। गरीब के पास क्या था? कुछ नहीं था। देश के आधे लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं था। देश के आधे लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं था। देश के आधे गांव तक सड़कें नहीं थी। देश के आधे से भी अधिक गांव में स्वच्छता, शौचालय, देश की आबादी के ही पास बैंक अकाउंट, सब कुछ आधा, अधूरा, अपूर्ण। ये बचा हुआ आधा समाज कौन था? ये बचा हुआ आधा समाज कौन था? ये समाज था देश का आदिवासी, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित। ये दबा हुआ समाज ही इन व्यवस्थाओं से वंचित था। साथियों,
इस आधी अधूरी अपूर्ण व्यवस्था की बड़ी वजह थी वोट बैंक पॉलिटिक्स। जब हम वोट बैंक पॉलिटिक्स ने कैसे देश को बर्बाद किया इसकी बात करते हैं तो कुछ लोग इसे सिर्फ सांप्रदायिक नजरिए से ही देखते हैं, लेकिन इस वोट बैंक पॉलिटिक्स का मध्यगांव उससे भी ज्यादा गहरा रहा है। कुछ राजनीतिक दलों ने नाप तोलकर ये हिसाब बिठा करके रखा था कि चुनाव जीतने के लिए कितने लोगों का जोड़ तोड़ करना चाहिए, कहां से वोट का पॉकेट बनाकर रखना चाहिए, और फिर उसी समूह के लिए उसी आधार पर उनकी सरकारें निर्णय करती थी, फायदे पहुंचाती थी। वो सबका साथ, सबका विकास नहीं, सिर्फ अपने वोट बैंक के विकास के लिए काम करते हैं। सरकार में बैठे बाकी लोग, ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग भी फिर इसी आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ सिलेक्टेड लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। इसी स्थिति की वजह से ऐसे राजनीतिक दलों ने कभी नहीं सोचा कि सबके पास शौचालय हो, हर घर में बिजली कनेक्शन हो, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर गांव तक सड़क हो, हर बेघर के पास अपना घर हो। समाज के एक बड़े वर्ग को, गरीब को विकास की मुख्य धारा में लाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। इस वर्ग के लिए ये राजनीतिक दल योजनाओं का ऐलान करके भूल जाते थे। उत्तर पूर्व भी कभी बड़े वोट बैंक का हिस्सा नहीं बना, इसलिए विकास की मुख्य धारा से हमारा उत्तर पूर्व अलग थलग पड़ा रहा। साथियों, अटकाने, लटकाने, भटकाने वाली कार्य संस्कृति के साथ देश की योजनाओं को पूरा होते होते अगर इसी रफ्तार से ये सरकारों ने काम किया, वैसे ही चला, तो एक शताब्दी के बाद भी हिंदुस्तान का हर नागरिक इन सुविधाओं तक उसको प्राप्त नहीं कर सकता था। आप उदाहरण देखिए, हमारे उड़ीसा की पारादीप ऑयल रिफाइनरी, इसका तो ये गवाह है कांग्रेस सरकारों के कार्य करने का तरीका कैसा रहा। अटल जी की सरकार में ये काम शुरू हुआ, ये प्रोजेक्ट अटल जी के समय शुरू हुआ। कांग्रेस सरकारों के दौरान लटकाना, भटकाना, 2014 के बाद हमारी सरकार का प्रयास था कि ओडिशा में पारादीप ऑयल रिफाइनरी के काम में तेजी आई और अब पारादीप विकास का द्वीप बनने की ओर अग्रसर है। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश की व्यवस्थाओं को ऐसी अनेक अपूर्णताओं से बाहर निकालकर संपूर्णता की ओर ले जाने का काम कर रही है। आज जब 4 वर्ष बाद मैं आपसे और पूरे देश से बात कर रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं, 4 साल की तपस्या के बाद बता रहा हूं, और मेरे देशवासियों, मेरी ये बात मैं 125 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करके बताता हूं। हमारी सरकार किसी जनपद से नहीं, ये जनमत से चल रही है। भाइयों और बहनों,
आज देश के संपूर्ण गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। ये देश के लाखों श्रमिकों के 4 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज देश के उन 18,000 से ज्यादा गांवों में भी बिजली पहुंच चुकी है, जो अब भी 18वीं शताब्दी में उस अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। अब सौभाग्य योजना के तहत लगभग 4 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे हर घर में, गरीब से गरीब के घर में बिजली पहुंचेगी। भाइयों और बहनों, 2014 तक देश में करीब करीब 50% गांवों तक ही सड़क पहुंच पाई थी। इस साल मार्च तक, ये 4 साल की बात बताता हूं, इस साल मार्च तक ये काम 85% से ज्यादा हो चुका है और अगले साल तक देश के ग्रामीण इलाकों में संपूर्ण रूप से ग्राम सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी। भाइयों और बहनों, 2014 तक देश की 40% जनसंख्या स्वच्छता के दायरे में थी। आज ये प्रतिशत 80 को पार कर चुका है। कहां 4 साल पहले 40 और कहां 4 साल में 80 पहुंचाना। आजादी से लेकर 2014 तक आजादी से लेकर 2014 तक आप विचार कीजिए, मैं 55, 60, 65 साल का हिस्सा बता रहा हूं। 2014 तक देश में लगभग 6 करोड़ शौचालय बने थे, लेकिन बीते 4 साल में 7.5 करोड़ नए शौचालय बनाए गए हैं। और अगले साल जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती का पर्व मनाएगा, तब उन्हें संपूर्ण स्वच्छता का उपहार देना, संपूर्ण स्वच्छ होकर उन्हें कार्यांजलि देना, ये मकसद को लेकर के आज हम काम कर रहे हैं। इसी तरह जब देश आजाद हुआ, 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, यानी 1947 से लेकर के 2014 तक 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने